सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे पहनने के लिए मेहनत का धागा तो बुनना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। तो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें हम सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। मैं आपको इसमें थ्योरी पढ़ने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स और जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी न्यूमेरिकल्स में आपको बताने वाला हूं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। देखिए, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आपको सिर्फ समझना है। जो हम दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, हर वो दैनिक जीवन के उपयोग की जाने वाली वस्तु से ये रिलेटेड है। तो देखिए, हम जानते हैं प्रदीप्ति होता क्या है। इल्यूमिनेशन, देखिए इसका पूरा संबंध होता है प्रकाश से। किससे संबंध होता है इसका संबंध होता है प्रकाश यानी लाइट से। ठीक है, लाइट प्रकृति है। देखिए, ये हमारी प्रकृति है, इसको हम देख पा रहे हैं। इसमें कुछ भी वस्तु रखी है, ये बोर्ड है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं। मेरे आसपास की चीजें हैं, इनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। क्यों देख सकता हूं? इस प्रकाश के कारण देख सकता हूं, इस लाइट के कारण देख सकता हूं। जैसे मान के चलिए, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी है, ठीक है, इसके ऊपर ये प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, लाइट जा रही है। अब देखना, आप समझना इस चीज को, प्रदीप्ति क्या होती है। इसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरी आंखों में या हमारी आंखों को लगता है, उसके द्वारा हम इसको देख पा रहे हैं। सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं, पृथ्वी में प्रकृति की कोई भी वस्तु, प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो क्या करती है, कुछ प्रकाश को अपनी अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्या कर लेती है, उस प्रकाश को अपनी अंदर अवशोषित कर लेती है और कुछ प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है। ठीक है, जो प्रकाश वो उत्सर्जित करती है, ठीक है, जो प्रकाश वो उत्सर्जित करती है वो हमारी आंखों पर पड़ता है, ठीक है, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो प्रदीप्ति क्या है? प्रदीप्ति यही प्रदीप्ति है, यानी कि ये जो प्रदीप्ति पदार्थ है, इसके द्वारा ये प्रकाश को उत्सर्जन करने की जो घटना है ना, जो प्रकाश को उत्सर्जन करने की घटना, वही कहलाती है प्रदीप्ति। क्या कहलाती है? प्रदीप्ति। और ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम कहते हैं प्रदीप्ति पदार्थ। ठीक है, ये अपना इल्यूमिनेशन मैटर होता है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए प्रदीप्ति क्या होती है। किसी भी वस्तु के ऊपर जब प्रकाश को आपतित किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है, तो उसके द्वारा कुछ प्रकाश तो अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश को उत्सर्जित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ घटना जो होती है ना, जो प्रकाश को उत्सर्जन करने की जो घटना है, वही घटना प्रदीप्ति कहलाती है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितना इल्यूमिनेशन वापस दे रही है, यानी कि कितना प्रकाश हमें वापस दे रही है, वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये इल्यूमिनेशन भी अलग अलग प्रकार का होता है, कम भी होता है, अधिक भी होता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के प्रकाश से ही डिपेंड हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। तो इल्यूमिनेशन की परिभाषा आप समझ गए। ठीक है, इसके बारे में देखिए, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा प्रकाश के बारे में हम समझते हैं। देखिए प्रकाश, देखिए लाइट जो है, कुल मिला के लाइट हम समझते हैं किसी वस्तु को जब हम देख पा रहे हैं, ये क्या एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट भी, ठीक है, ऊर्जा ही है। तो इस वस्तु को मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, हम उसी को प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के कारण ही हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का आप धूप देखते हैं बाहर, ठीक है, गर्मियों के समय में या जब भी आपको धूप दिखती है, तो धूप आप किस कलर की देखते हैं? धूप क्या वो सफेद होती है? क्या वो वाकई सफेद होती है? नहीं, उसमें 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। वो सतरंगी, हम बोलते हैं ना, सतरंगी प्रकाश की किरणें। तो उन प्रकाश की जो सूर्य का प्रकाश जो होता है,
ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उस प्रकाश की किरणों में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और वो 7 ही कलर के माध्यम से हम किसी भी वस्तु, आपने प्रिज्म, देखिए आपने 9th क्लास में एक चैप्टर था हमारा प्रिज्म का, ठीक है, प्रिज्म था। जब हम उस प्रिज्म को प्रकाश के सूर्य की उपस्थिति में लेकर जाते थे, तो यहां से इसमें क्या है, इसमें प्रकाश की किरणें आती थी, और आउटपुट में हमें 7 रंग की प्रकाश की किरणें प्राप्त होती थी। ठीक है, कितने कलर की? 7 कलर की हमें यहाँ पर प्रकाश किरणें प्राप्त होती थी। वो 7 कलर की कौन कौन सी किरणें हैं वो मैं आपको देता हूं। देखिए उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम विबग्योर के नाम से जानते थे, विबग्योर। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती थी उन 7 कलर की, 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन कौन से कलर है वो मैं आपको देता हूं। देखिए वी होता है वॉयलेट, यानी कि बैंगनी। कौन सा होता है वो होता है बैंगनी कलर, फर्स्ट वाला। दूसरा हो गया आई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडिगो। कौन सा कलर है? इंडिगो, यानी कि आसमानी। ये सूर्य के प्रकाश की किरण की बात कर रहा हूं मैं, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, उसमें कितने कलर होते हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, इंडिगो। यहाँ पे तीसरा है मेरा ब्लू, यानी कि नीला कलर। ठीक है, जी यानी ग्रीन, यानी हरा कलर। ठीक है, वाई यानी येलो, पीला कलर। ठीक है, ऑरेंज, नारंगी कलर। ठीक है, और आर रेड, ठीक है, लाल कलर। तो प्रकाश जो सूर्य होता है, सूर्य से ये 7 कलर निकल करके आते हैं, लेकिन हमें दिखते कैसे हैं? कभी कभी आपने देखा है सूर्य लाल सा भी दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा हमें सफेद भी दिखता है, मतलब इस प्रकार से होता है। लेकिन उसमें क्या होते हैं? ये 7 कलर होते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इन 7 कलर की परावैद्युत जो तरंग दैर्घ्य होती है, क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य इन 7 कलर्स की अलग अलग होती है। अब थोड़ा सा देखिए, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य का प्रकाश 7 कलर का होता है, ये आप याद रखना विबग्योर से। ठीक है, VIBGYOR। सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, विबग्योर के नाम से अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में दर्शा सकते हैं। वी का मतलब होता है वॉयलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब होता है इंडिगो यानी आसमानी कलर, बी यानी ब्लू यानी नीला होता है, जी ग्रीन यानी हरा होता है, वाई येलो यानी पीला होता है, ओ ऑरेंज यानी नारंगी कलर, आर रेड यानी लाल कलर। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इनके परावैद्युत। देखिए जो तरंग दैर्घ्य होती है ना, वो तरंग दैर्घ्य के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए सब इसको मैं लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ये बैंगनी कलर हो गया, ये मेरा था आसमानी कलर। देखिए इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। देखिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं तरंग दैर्घ्य के बारे में। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है, यानी कि उस वस्तु वो कितने दूर तक हमें दिखाई दे, या उसका इल्यूमिनेशन कितने मीटर या कितने किलोमीटर तक हमें दिखाई दे, वो होती है तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य जो होती है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रकाश। देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको पहले बताया था। देखिए प्रकाश की चाल और विद्युत की चाल दोनों आपस में बराबर होती है। प्रकाश की चाल भी क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और विद्युत यानी बिजली की चाल भी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर ले तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग दैर्घ्य जो होती है इन प्रकाश किरणों की, कहां से कहां तक होती है? सबसे कम होती है 380 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, क्या होती है? 380 × 10⁻⁹ ये सबसे कम होती है, सबसे कम। ठीक है, और अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम होती है 760 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, -9 मीटर। देखिए तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि कोई भी जो प्रकाश किरण है उसका हमें इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति हमें कहां तक दिखाई दे रही है। ठीक है, सामान्य आंखों से। तो 380 × 10⁻⁹ से लेके 760 × 10⁻⁹ तक तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है हमारी, कौन सा कलर होता है वो होता है हमारा बैंगनी कलर। ठीक है, कौन सा होता है? जो 7 कलर होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूं मैं।
सबसे कम तरंग दैर्घ्य अगर किसी की होगी तो वो होगी बैंगनी कलर की, जिसकी कितनी होती है 380 इंटू 10 की पावर -9। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले आपसे कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो वो होती है बैंगनी कलर की। और सबसे अधिक अगर किसी की होती है तरंग दैर्घ्य तो वो होती है हमारी लाल रंग की। कौन से रंग की? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये दो आपको ये चीज याद रखना है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी की। देखिए इनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें। सुना है आपने पराबैंगनी? पराबैंगनी हमने जब ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हम ओजोन परत के बारे में पढ़ते थे तो वहां पर हमें पराबैंगनी किरणों के बारे में बताया जाता था कि पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, ओजोन परत में छेद करती। देखिए ये क्या होती है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, क्या होती है, ये सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत ही कम होती है और ये ऊपर जो ओजोन परत होती है ना उसके द्वारा ही अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत या वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, कुछ बच जाती हैं अगर ओजोन परत के द्वारा, तो वो दूसरी जो लेयर्स होती हैं हमारे वायुमंडल की उनके द्वारा ये सोख ली जाती है। इसीलिए अधिकतम जो होती है हमारी जो लाल कलर होता है वही, यही जो कलर है बैंगनी कलर को छोड़कर बाकी जो कलर्स होते हैं वो लगभग लगभग हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो ये से आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला याद रखना है आपको प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की जो कलर्स होते हैं, जितने 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 प्रकार के हमारे कलर्स होते हैं ना, इन सभी की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, सभी की सेम नहीं होती है। ठीक है, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है आपकी बैंगनी किरण की, जिनको हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। इनकी होती है 380 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। सबसे अधिक जो होती है वो होती है लाल रंग की, जिनकी तरंग दैर्घ्य होती है 760 इंटू 10 की पावर -9। इन देखिए इससे अधिक तरंग दैर्घ्य भी होती है, उनको हम कहते हैं अवरक्त किरणें। क्या बोलते हैं हम उनको? अवरक्त किरणें, जो बहुत ही हानिकारक होती हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें बोलते हैं उनको। ठीक है, इनसे अधिक अगर किसी की तरंग दैर्घ्य हो कोई कलर की तो उनको हम बोलेंगे अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए प्रदीप्ति आप समझ गए, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रकाश समझ गया, प्रकाश क्या होता है। तरंग दैर्घ्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, जितने प्रकार के कलर हैं उनकी सबकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। यहाँ पर सबसे कम और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य मैंने आपको बता दी। प्रकाश की चाल आपको याद होना चाहिए क्या होती है, तरंग दैर्घ्य याद होना चाहिए, अवरक्त किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं, उनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, अधिकतम जो होता है वो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, जो हमें काफी दूर से ही दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसीलिए सिग्नल्स वगैरह पे क्या होता है, रेड कलर। जैसे ट्रेन का आपने देखा होगा, ट्रेन क्यों रुक जाती है। ठीक है, जब वहां पर रेड सिग्नल होता है तो ट्रेन जब ओस गिरती है या ठंड का समय होता है या बारिश होती है तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली ही प्रकाश किरणों का वहां पे उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए ट्रेन का ब्रेक एकदम नहीं लगता, बहुत दूर से ही उसका ब्रेक लगाना होता है। इसीलिए सिग्नल्स वगैरह में रेड कलर का उपयोग सिग्नल बत्ती को रोकने के लिए या वाहन साधन को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, इसीलिए सिग्नल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसी में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो रेडिएशन के बारे में। देखिए रेडिएशन आपने देखा होगा, रेडिएशन शब्द भी सुना होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है ये हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन होता है। जैसे मान के चलिए आप कोई सा भी हीटर है। ठीक है, मैं हीटर की बात कर लेता हूँ। हीटर को जैसे ही आप चालू करते हैं तो आपको यहाँ पे गर्म महसूस होता है, उसके ऊपर आप हाथ रखते हैं तो बिना प्रकाश के बता रहा हूँ, जैसे ही चालू करेंगे तो आपको लगने लगता है, जैसे आप हाथ लगाते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ हीटर अब गर्म होने लगा है। ठीक है, तो वहां पे वो चीज दिखती नहीं है लेकिन होती है, तो विकिरण उसी को बोलते हैं। देखिए जो प्रकाश का जो विकिरण होता है, जो हम मेरे ऊपर, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर जो प्रकाश का रेडिएशन है वो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, सेम उसी के समान होता है। यानी कि मैं अगर सामने खड़ा हूं, मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो मेरी परछाई कहाँ बन रही है, पीछे। यानी कि जो वेव होता है, जो प्रकाश का जो विकिरण रेडिएशन होता है वो बिल्कुल सीधी एक ही दिशा में होता है, जिस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं का होता है। मतलब ये एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। क्या, ये जो रेखाएं होती हैं, जो प्रकाश होता है वो भी बिल्कुल एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो उसी संबंधित है ये उष्मीय एवं प्रकाश विकिरण। ठीक है, उष्मीय एवं प्रकाश विकिरण के बारे में हम समझते हैं।
जैसे मान के चलिए ये मेरा कोई एक हीटिंग एलिमेंट है, क्या है, जैसे हीटर की ये कॉइल है, ये हीटर की मेरी एक कॉइल है, ठीक है, क्या है ये, हीटर कॉइल है, जो आप जनरली घरों में यूज करते हैं या बल्ब को भी देख सकते हैं। उष्मीय एवं प्रकाश, देखिए उष्मीय चीज अलग है, प्रकाश चीज अलग है। उष्मीय मतलब वो सिर्फ हमें उष्मा दे रहा है या ताप दे रहा है, प्रकाश मतलब वो जलने लगता है। एक फर्स्ट कंडीशन है उसकी जब वो उष्मा प्रदान करता है, ये हीटिंग है, और दूसरी कंडीशन है जब वो प्रकाश भी साथ में उत्पन्न करता है। तो ऐसी कौन सी दो कंडीशंस होती है जिसमें ये हीटिंग एलिमेंट हमें उष्मा भी दे और प्रकाश भी दे, तो वो आप समझिए, जब किसी हीटिंग एलिमेंट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है, तो ये उष्मा प्रदान करता है, क्या करता है, उष्मा प्रदान करता है, ठीक है। और जैसे ही इस हीटिंग एलिमेंट को 900 डिग्री से ऊपर गर्म कर किया जाता है या ये गर्म होने लगता है, तो ये उष्मा के साथ हमें प्रकाश भी देने लगता है, क्या देने लगता है, उष्मा के साथ में प्रकाश भी देने लगता है। देखिए अब ये चीज एक आभासी चीज होती है, रेडिएशन क्यों होती है, क्योंकि देखिए अधिकतर हीटिंग एलिमेंट्स अलग अलग प्रकार के आने लगे हैं। कोई आजकल तो कोई 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमें प्रकाश देने लगता है उष्मा के साथ साथ, कोई 200 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। तो ये एक आभासी चीज है, लेकिन समझने के लिए आप ये चीज समझ लीजिए कि कोई भी हीटिंग एलिमेंट अगर होगा तो वो 900 डिग्री तक अगर गर्म करते हैं तो सिर्फ वो हमें क्या देगा, उष्मा ही प्रदान करेगा, यानी कि रेडिएशन तो होगा। कौन सा रेडिएशन होगा, हीटिंग रेडिएशन, क्या होगा, हीटिंग रेडिएशन होगा, ठीक है, हीटिंग रेडिएशन होगा कितने डिग्री तक, 900 डिग्री तक। लेकिन जैसे ही मैं उसको 900 डिग्री से ऊपर गर्म करूंगा वो मुझे लाइट रेडिएशन भी देने लगेगा, ठीक है, लाइट रेडिएशन। तो ये दो प्रकार का रेडिएशन होता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ वहां हमें हीटिंग रेडिएशन देगा, और 900 डिग्री से ऊपर वो क्या देगा मुझे, हीटिंग के साथ साथ लाइट रेडिएशन भी प्रदान करेगा, और ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो जल उठेगा। जैसे हमारे घर का हीटर धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन वो प्रकाश कब देगा, जब वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा, जैसे ही उसके ऊपर पहुंचा वो जलने लगता है, यानी कि हमें प्रकाश भी साथ में वो देने लगता है। तो ये होता है उष्मीय एवं प्रकाश रेडिएशन। और आप हमेशा ध्यान रखना, प्रकाश की जो चाल होती है या जो प्रकाश की चाल होती है वो विद्युत चुंबकीय, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ना, उसी प्रकार से ही प्रकाश की चाल होती है। ये एक दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटती हैं। इसका देखिए सीधा एक उदाहरण बता देता हूं आपको, ये आप समझ गए उष्मीय एवं प्रकाशीय विकिरण। देखिए सीधा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए कोई ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसके ऊपर में यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर लाइट जाएगी, इसके ऊपर लाइट जाएगी, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी, ठीक है, इस तरफ तो नहीं बनेगी, इस तरफ भी नहीं बनेगी और इस तरफ भी। जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसके ऊपर, उसी दिशा में, व्यक्ति के विपरीत उसी दिशा में इसकी परछाई यहाँ पर बनेगी। क्या बनेगी, इसकी परछाई यहाँ बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल कैसी है, बिल्कुल सीधी है एकदम, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को काटती हुई जाती, तो कहीं इसकी ये जो हाथ है, इसकी हाथ की परछाई यहाँ बनती, इसका सिर है, इसकी परछाई यहाँ बनती। लेकिन पूरी ये प्रकाश की चाल एक सीधी चाल है, इसीलिए इसकी परछाई कहाँ बन रही है, सीधी, एकदम इसके पीछे। तो ये चीज आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश की जो वेव होती है, जो विकिरण, जो रेडिएशन होता है, वो किस दिशा में होता है, तो बिल्कुल सीधा होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के समान। ये हो गया प्रदीप्ति के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो गई, जिसको आपको उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रदीप्ति की परिभाषा के बारे में, ठीक है, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की परिभाषा क्या होती है। अगर एग्जाम में देखिए अधिकतर क्या होता है, इसका सूत्र भी पूछ सकता है, इसकी इकाई भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूँ, परिभाषा, इसका सूत्र और इसकी इकाइयां, ठीक है। देखिए प्रदीप्ति का मतलब ये होता है, मान के चलिए आपको ये बोर्ड दिख रहा है, मान के चलिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड, कोई भी जो प्रदीप्ति पदार्थ है, ठीक है, प्रदीप्ति पदार्थ है, इस प्रदीप्ति पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, कहां पर, ये सतह है, पूरी प्रदीप्ति पदार्थ है, क्योंकि ये बोर्ड क्या कर रहा है,
ये बोर्ड कुछ प्रकाश को अपनी ओर अपने अंदर अवशोषित भी कर रहा है और कुछ प्रकाश को उत्सर्जित भी कर रहा है, जिसके माध्यम से आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा एक प्रदीप्ति पदार्थ का एक तल हो गया। इस तल के इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली, क्या होने वाली, उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा। ठीक है, उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। फिर से बताऊं मैं आपको परिभाषा, किसी प्रदीप्ति पदार्थ की सतह के इकाई तल या इकाई क्षेत्रफल, है ना, ये इकाई क्षेत्रफल, इतना सा छोटा सा भाग ले लिया मैंने इस बोर्ड का, इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या कहेंगे हम, प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए सूत्र क्या होता है इस प्रदीप्ति का, प्रदीप्ति को हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, काफी डिनोट करते हैं हम इसको ई से, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एफ अपॉन ए। अब देखिए ई तो हो गया क्या मेरा, ई इज इक्वल टू हो गया प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति, इसकी इकाई होती है लक्स, किसमें करते हैं इसको, लक्स में। ठीक है, LUX, लक्स, ये चीज आपको याद रखना है। एफ हो गया जो प्रदीप्ति है ना, ये प्रदीप्ति, इसका ये फ्लक्स हो गया, एफ यानी हो गया फ्लक्स, इकाई क्षेत्रफल का कुल ये फ्लक्स हो गया। तो एफ इजिकल टू हो गया क्या, प्रदीप्ति फ्लक्स। ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स, इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन में, काय में नापते हैं हम इसको, इसकी इकाई है ल्यूमेन में। ठीक है, और ए हो गया मेरा इकाई तल का क्षेत्रफल। ठीक है, इकाई तल का क्षेत्रफल हो गया, जिसको मैं नापूंगा मीटर स्क्वायर में। तो कुल मिलाकर E इजिकल टू क्या हो गया, प्रदीप्ति बराबर हो गया। देखिए एफ की इकाई मतलब यहाँ पर ये प्रदीप्ति फ्लक्स हो गया, जिसको मैं ल्यूमेन में नापूंगा। ठीक है, ल्यूमेन बटे ए स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ई प्रदीप्ति इजिकल टू, प्रदीप्ति की एक इकाई तो हो गई, देखिए प्रदीप्ति को काय में नापूंगा मैं, लक्स में, लेकिन एक इकाई क्या हो गई, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है, ये इसकी ऐसा इकाई है। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आप उसकी इकाई को डिनोट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, देखिए ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन कुल मिला के टोटल फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स का मतलब ये होता है कि ये जो टोटल इसने प्रकाश उत्सर्जित किया, ठीक है, कितने ल्यूमेन किया, मान लो 500 ल्यूमेन किया, तो यहाँ पर हम मान रख करके उसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, क्षेत्रफल दे दे आपको, ल्यूमेन दे दे और बोल दे कि बताइए इस जो तल है, जो बोर्ड है, इस बोर्ड का इतने क्षेत्रफल का कुल प्रदीप्ति कितनी है। तो आप इस सूत्र में मान रख करके आप इसको बता सकते हैं कि हमारे इतनी प्रदीप्ति या इतना प्रकाश इसमें से उससे उत्सर्जित हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रदीप्ति। ठीक है, प्रदीप्ति की परिभाषा समझ गए आप, इकाई तल के क्षेत्रफल से जो भी यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, इससे उत्सर्जित होने वाला टोटल फ्लक्स या कुल प्रकाश की मात्रा। ठीक है, कुल प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। प्रदीप्ति होता है E इजिकल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, E इजिकल टू एफ अपॉन ए, ये इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। किसका सूत्र होता है ये, प्रदीप्ति का सूत्र होता है। एफ होता है इसका प्रदीप्ति फ्लक्स, फ्लक्स में जैसे चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था हमने, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसी प्रकार कुल उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसको हम नापते हैं ल्यूमेन में। ठीक है, ल्यूमेन में प्रदीप्ति फ्लक्स को। ए हो गया इकाई तल का क्षेत्रफल। ठीक है, इकाई तल का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल को हम नापेंगे मीटर स्क्वायर में। इस प्रकार इस प्रदीप्ति की इकाई क्या हो जाएगी, ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसकी अगर ऐसा इकाई की बात करो तो इसकी इकाई होती है लक्स। ठीक है, इसको हम लक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, लक्स भी होती है, और ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रदीप्ति। तो अब बात कर लेते हैं हम इस प्रदीप्ति जो हमारा इल्यूमिनेशन है, इससे संबंधित कुछ पद होते हैं कि हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है, ल्यूमेन क्या होता है, कोण वगैरह क्या होते हैं, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रदीप्ति फ्लक्स की। देखिए प्रदीप्ति फ्लक्स से क्या होता है, कोई भी मान के चलिए ये एक हमारा एक प्रदीप्ति पदार्थ है। ठीक है, इस प्रदीप्ति पदार्थ पर जो प्रकाश हम डाल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकाश जो डाल रहे हैं इसकी कुल मात्रा, ठीक है, प्रदीप्ति पदार्थ पर पड़ने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को हम कहते हैं प्रदीप्ति फ्लक्स। ठीक है, इसको हम या तो एफ से डिनोट करते हैं या फाई से, किससे, फाई से डिनोट करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ल्यूमेन। क्या होती है इसकी इकाई, ल्यूमेन।
ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है, किसी भी प्रदीप्ति पदार्थ के ऊपर, किसी भी प्रदीप्ति पदार्थ पर पड़ने वाले कुल प्रकाश की मात्रा, ठीक है, कुल प्रकाश की ये जो मात्रा होगी वो कहलाएगी हमारी प्रदीप्ति फ्लक्स। इसको हम एफ या फाई से डिनोट करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है ल्यूमेन। ठीक है, क्या होती है, ल्यूमेन। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया है ल्यूमेन, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि ल्यूमेन क्या होता है। ठीक है, देखिए ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन देखो जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, ल्यूमेन देखिए, ल्यूमेन मतलब प्रदीप्ति फ्लक्स से क्या हो गया, इसके ऊपर डाले गए प्रकाश की कुल मात्रा हो गई, लेकिन ल्यूमेन क्या हो गया, ल्यूमेन ये हो गया, मान के चलिए कोई एक मोमबत्ती है, ठीक है, मैं कोई सी एक मोमबत्ती ले लेता हूं, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, इस मोमबत्ती, ये मानक मोमबत्ती है, ठीक है, क्या है, मानक मोमबत्ती। मैं आपको बताऊंगा मानक मोमबत्ती क्या होती है। ठीक है, इस मानक मोमबत्ती के द्वारा किसी भी प्रदीप्ति पदार्थ या ठोस कोण, ठीक है, प्रदीप्ति पदार्थ या ठोस कोण पर से उत्सर्जित होने वाली, ठीक है, इस पर ये प्रकाश पड़ा मोमबत्ती का, एक मानक मोमबत्ती का, इसके द्वारा जो उत्सर्जित होने वाला पदार्थ है, उस प्रकाश है, उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाएगी, ल्यूमेन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक ल्यूमेन, या इसको बोल सकते हैं क्या, एक ल्यूमेन कहलाती है। ठीक है, किसी भी मानक मोमबत्ती के द्वारा किसी भी ठोस कोण या किसी पदार्थ पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, लेकिन उसके उस कोण के द्वारा उत्सर्जित होने वाली, ठीक है, प्रदीप्ति, जो उसके द्वारा उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है, एक ल्यूमेन कहलाती है। अब यहाँ पर एक मैंने बात की थी ठोस कोण के बारे में। ठोस कोण, देखिए मैंने जब ये चैप्टर या थ्योरी स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहला चैप्टर आपको इकाइयों का पढ़ाया था। ठीक है, इकाइयों में देखिए मैंने कोण, ठोस कोण, प्लेन कोण और ठोस कोण दोनों के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए ये हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया प्रदीप्ति फ्लक्स। यहाँ पर मैं बात करूंगा, देखिए ठोस कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इकाई बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, ठोस कोण की, ठोस कोण, ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए ठोस कोण का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कोई भी एक खोखला गोला है, ठीक है, ये गोला कौन सा है, खोखला गोला है। ठीक है, ये खोखला एक गोला है, हम इसको बोलते हैं खोखला गोला, खोखला गोला है ये। ठीक है, अब इस खोखले गोले का ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सामने, ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है। इस वक्र पृष्ठ के इकाई तल, इस वक्र पृष्ठ पे इकाई तल में एक ये मान के चलिए आयताकार, कौन सा, आयताकार, ये कोई सा भी अगर यहाँ कोण होता है ना, ये ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए खोखला गोला गोल गोल होता है, उसमें कोई आयताकार तो वो होता नहीं है, लेकिन इस खोखले गोले के बीच में या इकाई तल, कोई सा भी एक इसका मैं सरफेस ले लूं, इस सरफेस में अगर ये आयताकार कोई कोण बना है तो उसी को हम बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है, कौन सा होता है, इसका याद रखना है, आयतनात्मक, आयतनात्मक, ये शब्द आपको याद रखना है, आयतनात्मक जो कोण होगा उसको कहेंगे हम ठोस कोण, और इसको हम दर्शाते हैं ओमेगा से। ये छोटा डब्ल्यू आपने देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा, क्या बोलेंगे हम इसको, ओमेगा। और देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र होता है ओमेगा, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू, खोखला जो गोला है, देखिए ये जो गोला है ना, इस गोले का क्षेत्रफल, इस खोखले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे में हम क्या लेंगे, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और यहां पर हम बटे में लेंगे आपको आर स्क्वायर, यानी कि खोखले गोले का रेडियस, उसके अर्धव्यास, क्या लेंगे, उसका अर्धव्यास, इस खोखले गोले का हम अर्धव्यास लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, खोखले गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ओमेगा इज इक्वल टू क्या, ए, और गोले का अर्धव्यास माने आर, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब खोखला गोला जो होता है, खोखले गोले का सूत्र, खोखले गोले का आयतन क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, मेरा क्या बचेगा 4 पाई, यानी कि ओमेगा यानी कि क्या,
ठोस कोण, तो ठोस कोण इक्वल टू क्या हो गया मेरा 4 पाई, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि खोखले गोले का जो मान होता है वो 4 पाई के आसपास ही होता है। ठीक, कितना होता है 4 पाई। और देखिए ठोस कोण की इकाई क्या होती है, यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए, ठोस कोण की इकाई होती है आपकी स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। मैंने आपको प्लेन कोण और ठोस कोण दोनों के बारे में बताया था, तो जो प्लेन कोण होगा उसकी होगी रेडियन, वो भी लिख देता हूं मैं। देखिए प्लेन कोण जो होता है, प्लेन कोण की इकाई होती है रेडियन, ठीक है, और जो ठोस कोण होता है उसकी इकाई होती है स्टेरेडियन। अब यहां पर आप समझ जाइए कि ठोस कोण क्या होता है, खोखला गोला होता है, उसके इकाई क्षेत्रफल पर बनाया गया ये आयतनात्मक जो कोण होता है उसको ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण होना चाहिए आयतनात्मक, ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं ओमेगा डब्ल्यू से। ओमेगा इक्वल टू जो खोखला गोला है, खोखले गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे खोखले गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू तो क्षेत्रफल को हम दर्शाते हैं ए यानी हो गया एरिया, आर स्क्वायर, आर यानी हो गया उसका देखिए त्रिज्या या अर्धव्यास, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने उसका, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र में ही है। ओमेगा इक्वल टू 4, देखिए खोखले गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर मैंने यहाँ पर रख दिया। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर कट गया, बचा क्या 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है मेरी 4 पाई, यानी कि ठोस कोण का मान कितना होता है 4 पाई होता है, और इसकी इकाई क्या होती है, इकाई होती है स्टेरेडियन ठोस कोण की, और जो प्लेन कोण होता है प्लेन कोण की इकाई होती है रेडियन। तो ये हो गया हमारा ठोस कोण। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी इकाई पूछ लेंगे, ठीक है, इकाई पूछ लेंगे, या इसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये पूछ लेंगे। प्लेन कोण की इकाई पूछ लेंगे, ठोस कोण की इकाई पूछ लेंगे, और इस पर बनने वाला जो कोण है वो किस प्रकार का होता है गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, कौन सा होता है आयताकार होता है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी इकाई क्या होती है स्टेरेडियन, अधिकतर इसकी यूनिट्स ही पूछी जाती। तो यहाँ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक मानक मोमबत्ती, मैंने एक शब्द का नाम लिया था मानक मोमबत्ती। तो आप समझिए मानक मोमबत्ती क्या होती है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, अगर एग्जाम में उसके जो विमा वगैरह कुछ पूछ ले अगर, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो एक मानक मोमबत्ती होती है, ठीक है, मान के चलिए ये कोई सी एक मोमबत्ती है, ठीक है, मानक मोमबत्ती, हालांकि देखिए ऐसा तो है नहीं है कि मानक मोमबत्ती जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी जलती है, क्योंकि देखिए आजकल मार्केट में कई प्रकार की मोमबत्ती आ गई हैं जो धीरे धीरे भी जलती हैं और जल्दी भी जल जाती हैं, ठीक है। तो मानक मोमबत्ती हम उसको बोलते हैं जिसके जलने की दर हो 7.776 ग्राम प्रति घंटा, ठीक है, क्या हो 7.776 ग्राम प्रति घंटा इसके जलने की दर होगी, वो कहलाएगी हमारी मानक मोमबत्ती, ठीक है। तो मानक मोमबत्ती का सवाल कहां से आया था, जो मैंने आपको ल्यूमेन बताया था, इसीलिए इसको एक मानक ले लिया उन्होंने कि मानक मोमबत्ती के द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी मात्रा को ल्यूमेन कहते हैं, एक ल्यूमेन। लेकिन मानक मोमबत्ती क्या होती है, मानक मोमबत्ती से हम समझते हैं कि जिस मोमबत्ती की जलने की दर 7.776 ग्राम प्रति घंटा होती है उसको हम मानक मोमबत्ती कहते हैं। ये लेकिन एक प्रकार से आभासी चीज होती है, क्योंकि ये वास्तव में एक चीज होती नहीं है, क्योंकि 7.77 ग्राम घंटे के हिसाब से अगर जलती है तो मार्केट में कई प्रकार की मोमबत्तियां अब तो आने लगी हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मोमबत्ती ऐसी होती है कि बहुत देर तक जलती है, ठीक है, 7 नहीं जलती, वो आपकी मान के लिए 5 ग्राम प्रति घंटे के हिसाब से जल रही है, बहुत देर तक जल रही है, ठीक है। लेकिन एक मानक उन्होंने माना है कि मानक मोमबत्ती का मान इतना होता है जो कि 7.776 ग्राम प्रति घंटा हो सकता है। तो ये होती है मानक मोमबत्ती। चलिए अब हम इस थोड़ा चैप्टर में और आगे कुछ पद और रह गए हमारे, उन पदों के बारे में और पढ़ ले। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इन्हीं पदों में आगे प्रकाश की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता, इन तीनों में से कोई सा भी नाम अगर एग्जाम में आता है तो ये तीनों एक ही हैं, तीनों अलग अलग नहीं है। प्रकाश तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता और ज्योति तीव्रता, ये क्या होती है। देखिए किसी भी वस्तु को मैं कितनी आसानी से देख सकता हूं, अगर किसी भी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है तो मुझे वो तुरंत दिख गई, इसका मतलब उसका क्या हो गया, प्रकाश की तीव्रता उस वस्तु पर सर्वाधिक है। किसी वस्तु को देखने में मुझे थोड़ी प्रयास करना पड़ रहा है, ठीक है, मेरे आंखों को जोर लगाना पड़ रहा है, यानी कि उस पदार्थ की प्रकाश की तीव्रता
या ज्योति तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता कम है। देखिए इसको इस प्रकार समझिए, यानी कि किसी पदार्थ की चमक जितनी अधिक होगी, वह जितनी अधिक चमकेगी, उसकी प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। मान के चलिए कोई ये पदार्थ है मेरे पास, ठीक है, इस पर मैंने प्रकाश डाला, अगर मुझे ये बहुत आसानी से दिख रहा है तो इसकी प्रकाश की तीव्रता अधिक है, लेकिन ये वस्तु मुझे बहुत जोर लगाकर देखनी पड़ रही है, इसका मतलब इसकी प्रकाश तीव्रता कम है। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता का परिभाषा को हम इस प्रकार से नोट करते हैं। मान के चलिए कोई भी एक पदार्थ है, किसी पदार्थ के ठोस कोण, याद रखना ये ठोस कोण के माध्यम से ही आता है, ठीक है, ठोस कोण को आपको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी पदार्थ के ठोस कोण के, ठीक है, किसी पदार्थ पर आपतित की, मान के चलिए मैंने इसके ऊपर क्या किया, प्रकाश आपतित किया, प्रकाश डाला। अब इस पदार्थ के किसी भी इकाई क्षेत्रफल में बने ठोस कोण में किसी भी दिशा, मान के चलिए इस दिशा में या इस दिशा में, ठोस कोण के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पुंज, ठीक है, किसी भी एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित होने वाले, ठीक है, किसी भी एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित होने वाले प्रदीप्ति पुंज, ठीक है, किसको, प्रदीप्ति पुंज को, प्रदीप्ति पुंज, ठीक है, प्रदीप्ति पुंज को मैं क्या बोलता हूं, प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश की तीव्रता। यानी कि सीधी भाषा में कुल मिलाकर के उसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान के चलिए मैंने इस वस्तु के ऊपर प्रकाश आपतित किया और इसके बाद जो प्रक्रिया हुई उसको प्रदीप्ति कहते हैं, क्योंकि कुछ को तो ये अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को बाहर ले आने देता है। तो कुल मिलाकर जो उत्सर्जित किया है ना, इस ठोस कोण ने जो उत्सर्जित किया है, जो प्रकाश उत्सर्जित किया है, जो प्रदीप्ति पुंज उत्सर्जित किया है, उस प्रदीप्ति पुंज को ही हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। यानी कि मेरी आंखों से जहां पर ज्यादा दिख गया मुझे प्रकाश, वो पुंज हो गया एक, जो मेरी आंखों को दिख रहा है, उसी पुंज को हम प्रकाश तीव्रता कहते हैं। ठोस कोण में ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। और देखिए इसको जो प्रकाश तीव्रता होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ठीक है, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ये चीज आपको याद रखना, एक ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन है ना, प्रति का मतलब है बटे में, ठीक है। यानी कि अगर इसको मैं बात करूं तो ल्यूमेन किसकी इकाई है, ल्यूमेन इकाई है प्रदीप्ति फ्लक्स की, ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे स्टेरेडियन किसकी इकाई है, ठोस कोण की, तो ये ठोस कोण, ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स बटे ठोस कोण प्रकाश तीव्रता, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। इसको हम आई से नोट करते हैं, काय से, आई से। आई इक्वल टू प्रदीप्ति फ्लक्स बटे ठोस कोण, या एक प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई क्या होती है, ल्यूमेन बटे ठोस कोण की स्टेरेडियन, ठीक है, इसका चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टेरेडियन, इसकी एक इकाई कौन सी है, इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक है कैंडेला, क्या है, कैंडेला, ठीक है। जो ज्योति तीव्रता होती है, जो प्रदीप्ति तीव्रता है, जो प्रकाश तीव्रता है, इन तीनों की ही इकाई क्या होती है, कैंडेला होती है, जिसको हम स्मॉल सी और डी में डिनोट करते हैं। ये बात भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश की तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता, ठीक है। प्रकाश पुंज जो होता है इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाला जो प्रदीप्ति पुंज है, उसको हम प्रकाश तीव्रता कहते हैं। इसकी इकाई एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और इसका सूत्र होता है प्रदीप्ति फ्लक्स बटे ठोस कोण, इसको आई से हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कैंडेला। देखिए कैंडेला का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए कैंडेला का मतलब ये होता है कि जो पुंज होता है ना, ये जो प्रदीप्ति पुंज होता है, इसके आसपास क्या है कैंडेला, इसके आसपास जो है 4 पाई ओमेगा यानी कोण, ठीक है, 4 पाई कोण का मान होता है। कितना मान होता है, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई स्टेरेडियन का यहाँ पर मान होता है। इसको कैंडेला का मतलब ये होता है, यानी इसका मान कितना होता है, 4 पाई। कैंडेला हालांकि एक इकाई है, थोड़ी सी परिभाषा इसकी इस प्रकार दे सकते हैं कि जो भी उत्सर्जित प्रकाश है उसके आसपास 4 पाई का कोण यहाँ पर बन रहा है, उसको हम यहाँ पर कैंडेला कहते। तो ये तो हो गया अपना ज्योति तीव्रता। तो देखिए ज्योति तीव्रता को मापने की एक और इकाई है कैंडल पावर, ठीक है। कैंडल पावर, कुल मिलाकर कैंडल पावर क्या होता है, ये दिशा के ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में आगे। कैंडल पावर जो होती है, यानी कि कुल मिलाकर कैंडल पावर
मान के चलिए मैंने कोई टार्च चालू की या कोई बल्ब जलाया, तो उस बल्ब के द्वारा किस दिशा में सबसे अधिक रोशनी मिल रही है मुझे, किस दिशा में सबसे अधिक रोशनी मिल रही है, उसी को मापता है ये। ठीक है, उसी की तीव्रता को मापता है, उसी की कैंडल पावर को ये नापता है, जिसको हम कैंडल पावर कहते हैं। कैंडल पावर देखिए 3 प्रकार का होता है। कैंडल पावर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा मेरा औसत क्षैतिज कैंडल पावर, दूसरा होगा औसत गोलाकार कैंडल पावर, तीसरा होगा औसत अर्ध गोलाकार कैंडल पावर। ये तीनों चीजें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पर कार्य करती है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर औसत क्षैतिज कैंडल पावर के बारे में। इसका मतलब देखिए, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, इसको दर्शाते हैं हम MHCP यानी कि मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी इनके याद रखना है, इनके शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं औसत क्षैतिज कैंडल पावर, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। देखिए, किसी भी क्षैतिज तल, मान के चलिए कोई भी क्षैतिज तल है, उस क्षैतिज तल की समस्त दिशाओं, ठीक है, उस क्षैतिज तल के समस्त दिशाओं में जो कैंडल पावर का औसत मान होगा, ठीक है, उस कैंडल पावर का औसत मान या कैंडल शक्ति का औसत मान ही क्या कहलाता है, औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाता है, जिसको हम दर्शाते हैं MHCP बराबर पर ल्यूमेन, इसको याद रखना आप, ल्यूमेन फ्लक्स बटे 4 पाई। ठीक है, ये इसका सूत्र है, ये आपको जरूर में याद रखना है। देखिए, इन तीनों के अलग अलग सूत्र होंगे, इन तीनों के सूत्रों को आपको याद रखना, क्योंकि कहीं से भी एग्जाम में ये पूछ सकता है। इसलिए सबसे पहला आपका है औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति, जिसमें आपको MHCP से आप इसको दर्शाते हैं। MHCP इक्वल टू किसी भी क्षैतिज तल की समस्त दिशाएं, सभी दिशाएं, जितनी भी दिशाएं होंगी उन सभी दिशाओं में कैंडल पावर के औसत मान को हम क्या कहते हैं, औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आता है मेरा औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। इसका मतलब ये होता है कोई भी जो क्षैतिज तल है, देखिए क्षैतिज तल इसमें भी होगा, क्षैतिज तल इसमें भी होगा और क्षैतिज तल उसमें भी होगा, तो किसी भी क्षैतिज तल के समस्त दिशाओं और समस्त तलों, एक बात याद रखना, सभी तल और सभी दिशाओं के कैंडल पावर के औसत मान को हम कहते हैं औसत गोलाकार कैंडल पावर। इसको MHCP, एस मतलब गोलाकार का मतलब है स्फेरिकल, ठीक है, यानी कि गोलाकार, तो इसका मान होगा मेरा संपूर्ण फ्लक्स। देखिए यहां पर होगा संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा, ये आपको याद रखना है, परिभाषा भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सभी तल आ गए। ठीक है, समस्त तल और सभी दिशाएं, ठीक है, सभी दिशाएं, इसमें सिर्फ क्या थी, समस्त दिशाएं थी, समस्त दिशा। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे MHCP से। MHCP इक्वल टू संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई औसत क्षैतिज, यहाँ पर क्षैतिज के इन शब्दों का पकड़ना आप, क्षैतिज, गोलाकार और अर्ध गोलाकार, ये 3 शब्द हमें पकड़ना है, इनको आप मिक्स बिल्कुल नहीं करना। क्षैतिज का सूत्र ये होता है, गोलाकार का सूत्र ये होता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो इसको देखो MHCP से हम दर्शाते हैं, और कुल मिलाकर इसकी जो परिभाषा वो ये होगी, किसी भी क्षैतिज तल में, जैसे मान के लिए कोई गोला रखा हुआ है, ठीक है, या मान के गोलाकार, अर्ध गोलाकार गोला है, यानी कि अगर मैं किसी भी बैटरी, देखिए मेरे पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च से अगर मैं इस अर्ध गोले के ऊपर रोशनी डालूंगा, तो इस रोशनी मेरे इस बैटरी से लेकर के वहां तक पहुंच रही है, उसके ऊपर और नीचे, ठीक है, उस रोशनी के ऊपर और नीचे की जो कैंडल पावर होगी, इस रोशनी के ऊपर और नीचे की जो कैंडल पावर होगी, उस औसत कैंडल पावर को मैं कहूंगा यहाँ पर औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको समझना चाहिए कि अगर मैं कोई बैटरी है, इस बैटरी के माध्यम से अगर मैं किसी वस्तु पर प्रकाश डाल रहा हूं, तो ये जो प्रकाश है ये यहां से लेके वहां पहुंच रहा है, तो इसके ऊपर और नीचे का तो तल होगा, ये दोनों ही जो पावर, कुल कैंडल पावर इसकी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए सीधे शब्दों में आप समझ जाइए, कोई अगर मैं बैटरी का प्रकाश डाल रहा हूँ क्षैतिज तल में, तो उस क्षैतिज तल के ऊपर और नीचे की जो औसत पावर होगी, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर औसत अर्ध गोलाकार कैंडल पावर कहते हैं। इसको MHCP इक्वल टू कुल मिला के अर्ध गोले का फ्लक्स, ठीक है, अर्ध गोले का फ्लक्स बटे में
टू पाई। देखिए 2 पाई हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अर्ध गोले की बात हो रही है। पूरा गोला होता या पूरे उसकी बात करते तो यहाँ पर 4 पाई हम करते, इसलिए यहाँ पर हमने 2 पाई इसका मान लिया, क्योंकि अर्ध गोलाकार है इसीलिए। तो दोस्तों देखिए कैंडल पावर के बारे में ये है, ये 3 प्रकार की कैंडल पावर होती है। ठीक है, औसत, औसत की बात यहाँ पर आप 3 शब्द याद रखना, एक क्षैतिज, दूसरा गोलाकार और तीसरा अर्ध गोलाकार के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर क्षैतिज का यहाँ दे दे तो यहाँ पर ल्यूमेन फ्लक्स बटे 4 पाई होगा, गोलाकार दे दे तो संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई होगा, और अर्ध गोलाकार दे दे तो अर्ध गोले का फ्लक्स बटे 2 पाई होगा। ये चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, क्षैतिज तल में क्या होता है, समस्त दिशाओं के बारे में बात की जाती है, और गोलाकार में क्या होता है, सभी दिशाओं के साथ साथ सभी जो तल होते हैं, जो भी इसके प्लेस होते हैं, जो समस्त तल होते हैं, उनके बारे में बात होती है। और अर्ध गोलाकार में अर्ध गोले के बारे में बात होती है, जहां पर सिर्फ ऊपर और नीचे जो भी रोशनी है, जो भी क्षैतिज तल है, उसके ऊपर और नीचे के तलों के औसत मान के बारे में यहाँ पर बात होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, प्रदीप्ति के अंदर जो कैंडल पावर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसके आप शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, MHCPN हो गया, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, यहाँ पर S का मतलब हो गया स्फेरिकल हो गया। ठीक है, और H का मतलब हो गया हेमी स्फेरिकल। ठीक है, यानी अर्ध गोलाकार। ठीक है, तो इस बारे में आपको समझना है, MSCP और MHCP। ठीक है, ये अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्रदीप्ति के बारे में, कैंडल पावर के बारे में। ठीक है, सभी बारे में। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे पढ़ लेते हैं, कुछ 1-2 पद और इसके रह गए हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है, उनकी परिभाषा या उनके मात्रक भी पूछ सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े से आगे कुछ पद हैं इसके जो बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। तो देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे हम बात करते हैं चकाचौंध। ठीक है, देखिए प्रकाशी चैप्टर है, प्रदीप्ति चैप्टर है, तो प्रकाश के हर पहलू पर यहाँ पर बातचीत होगी। चकाचौंध की बात होगी। चकाचौंध हम सुनते हैं ना कि शादी में या कहीं किसी भी कार्यक्रम में हम गए तो अपन बोलते हैं कि यार वहां तो काफी चकाचौंध थी, है ना। तो क्या चका और चौंध, देखिए चकाचौंध ऐसे लिखते हैं ना, चकाचौंध, तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, किस प्रकार से इनका अगर हम संधि विच्छेद करते, चका का मतलब हो गया यहाँ पर चमक, ठीक है, और चौंध का मतलब हो गया दमक। ठीक है, चमक दमक या चौंध भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल भाषा में चकाचौंध बोलते हैं, वैसे चमक और दमक। कुल मिलाकर अगर इससे मैं देखूं तो चमक जो होती है उसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हमें देखने में परेशानी ना हो उसको बोलते हैं चमक। और दमक का मतलब ये होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, या जिसकी ओर देखने पर हमारी आंखों को काफी समस्या होती है, हमें काफी परेशानी होती है, वो होता है आपका दमक। जैसे कि सूर्य, क्या सूर्य को देख सकते हो? नहीं, लेकिन अगर देखना भी चाहोगे तो काफी ज्यादा हमें यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, हमारी आंखों को काफी यहाँ पर दिक्कत होगी। तो देखिए चमक का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा अलग है। तो चमक, देखिए चमक का मतलब होता है कोई प्रकाशी वस्तु है, मान के चलिए कोई ये प्रकाशी वस्तु है, इस प्रकाशी वस्तु के इकाई तल के क्षेत्रफल, ठीक है, किसी वस्तु के इकाई तल के क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता, क्या प्रदीप्ति तीव्रता, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता, काय की इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता क्या कहलाती है? उस वस्तु की चमक कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? चमक कहलाती है। और इसको हम काय से डिनोट करते हैं? चमक को डिनोट करते हैं एल से। एल इजिकल टू क्या है? प्रदीप्ति। देखिए प्रदीप्ति तीव्रता की बात हो रही है, तो उसको प्रदीप्ति तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल को ए से, यानी कि आई प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। क्या है? कैंडेला। और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के जो चमक हो गई उसकी इकाई क्या हो गई? मीटर, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चमक अलग चीज है, दमक अलग चीज है, इसीलिए चमक और दमक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अब कोई भी बोले चमक दमक, तो भैया दमक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य के इतना प्रकाश तो हो ही नहीं सकता कि कोई दमक उत्पन्न कर दे। चमक की मैं मान सकता हूँ कि हाँ, किसी घर में अगर कोई प्रोग्राम हुआ या कहीं पे कोई प्रोग्राम हुआ तो वो चमक तो ला सकता है, लेकिन दमक नहीं ला सकता, क्योंकि दमक सिर्फ सूर्य में ही होती है। क्योंकि दमक वो चीज होती है जिसको हमें देखने में बहुत ज्यादा परेशानी या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य की जो तीव्रता होती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, वो बहुत अधिक होती है, जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है,
तो यहाँ पर चमक की बात कर रहा हूं, तो देखिए चमक क्या होता है, किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता क्या कहलाती है, उस वस्तु की या उस पदार्थ की चमक कहलाती है। चमक को हम कैसे डिनोट करते हैं, चमक को करते हैं एल से डिनोट, ठीक है, एल इजिकल टू आई अपॉन ए, आई क्या हो गया, जो प्रकाश की या तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता को डिनोट करते हैं आई से, और ये क्षेत्रफल की बात हो रही थी तो इकाई क्षेत्रफल, तो आई अपॉन ए, आई का प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है, कैंडिला, और क्षेत्रफल की इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कैंडिला प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चमक हो गया, दमक हो गया, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चमक और दमक दोनों अलग अलग चीजें होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रदीप्ति की दक्षता के बारे में, ठीक है, एफिशिएंसी, थोड़ी सी हम एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी प्रदीप्ति दक्षता, ठीक है। एफिशिएंसी हमेशा काय में होती है, परसेंट में होती है, ठीक है, हमेशा काय में होती है, एफिशिएंसी परसेंट में होती है। प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी को मैं निकालूंगा तो सीधी सी बात तो है कि मान के चलिए ये कोई मेरा पदार्थ है, प्रदीप्ति पदार्थ है, ठीक है, इसको मैंने जो इनपुट शक्ति दी है, ठीक है, जैसे मान के कोई वैद्युतिक पदार्थ है, या मान के चलिए ये बल्ब है, ठीक है, क्या है, मान के चलिए मेरे पास कोई बल्ब है, ये एक बल्ब है, इस बल्ब के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश, क्या, उत्सर्जित प्रकाश, और इसमें दी गई इनपुट शक्ति, ठीक है, इसमें दी गई इनपुट शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, इनपुट शक्ति का अनुपात कहलाता है अपना प्रदीप्ति दक्षता, यानी कि एफिशिएंसी को मैं दर्शाता हूं, देखिए प्रदीप्ति दक्षता की परिभाषा, प्रदीप्ति दक्षता, ठीक है, यहां पर क्या, प्रकाश या उत्सर्जित प्रकाश या आउटपुट शक्ति, क्या, आउटपुट फ्लक्स भी कह सकता हूं उसको, आउटपुट फ्लक्स बटे इनपुट शक्ति, ठीक है, इनपुट शक्ति का अनुपात क्या होता है, इनपुट शक्ति का अनुपात होता है प्रदीप्ति दक्षता, जिसको हमेशा काय में प्रतिशत में डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रतिशत में डिनोट करते हैं प्रदीप्ति दक्षता, यानी किसी भी प्रकाशी, कोई भी बल्ब है या कोई भी प्रकाशी स्रोत है, उसके द्वारा उत्सर्जित की गई ऊर्जा या प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है, प्रदीप्ति फ्लक्स में बताया था क्या होता है, कुल उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा, ठीक है, और इनपुट शक्ति, उसमें दी गई इनपुट शक्ति, कुल मिला के आउटपुट शक्ति और इनपुट शक्ति का अनुपात या फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है, प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, ठीक है, ल्यूमेन प्रति, और देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है, ल्यूमेन प्रति वाट, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है प्रदीप्ति दक्षता बहुत सिंपल चीज है, परसेंट में इसको निकालते हैं और दक्षता हमेशा अनुपात में होती है, ठीक है। मान के चलिए मैंने 10 रोटी खाई, ये मेरी इनपुट शक्ति हो गई, और मैंने 1 किलो या फिर कितने जूल, 5 जूल काम कर लिया, ये मेरी आउटपुट शक्ति है। अब मेरी दक्षता निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, मेरी जो आउटपुट शक्ति है 5 जूल, और मैंने कितनी रोटी खाई, 10 रोटी खाई, तो मेरी यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो भी मेरी एफिशिएंसी निकलेगी वो मेरी मान आएगा, वो मेरी एफिशिएंसी हो गई कि मुझ में इतनी ताकत थी। इसी प्रकार क्या हो गया, कोई भी अगर बल्ब हो गया, उसमें उसने कितना प्रकाश उत्सर्जित कर लिया और उसको मैंने कितनी एनर्जी दी थी, है तो दोनों एनर्जी, तो जितनी एनर्जी मैंने उसको दी और जितनी उसने मुझे वापस दे दिया, प्रकाश उत्सर्जित कर दिया, उसका अनुपात क्या कहलाता है, प्रदीप्ति दक्षता कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, ल्यूमेन प्रति वाट होता है। जैसे मान के चलिए हम एलईडी वगैरह की बात कर, अगर इसका मान भी निकालना है तो मैं बात करता हूँ। देखिए जैसे हम बोला कि इसे एलईडी हमें लगाना चाहिए घर में कि बल्ब लगाना चाहिए, तो देखिए क्यों लगाना चाहिए एलईडी, हम लोग बोलते हैं कि भैया एलईडी लगाओ आप घरों में, क्योंकि देखिए वो भी उतना ही प्रकाश उत्पन्न करती है जितना कि बल्ब 100 वाट का बल्ब उत्पन्न करता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, मेरे पास एक बल्ब है और एलईडी है, देखिए दोनों चीज अलग अलग है। मान के चलिए मैंने 100 वाट का बल्ब लिया और उतना मैं 12 वाट की एलईडी लेके आया, ठीक है, 100 वाट का मेरे पास बल्ब है, एक 12 वाट की मैं एलईडी लेके आया, दोनों ही अगर 800 ल्यूमेन का फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, यानी कि 800 ल्यूमेन प्रकाश का जो फ्लक्स बताया था मैंने, उसको क्या में नापते हैं, ल्यूमेन में, ठीक है। प्रकाश फ्लक्स क्या होता है, जो उत्सर्जित की गई जो मात्रा है, जो प्रकाश जो उत्सर्जित कर रहा है कोई भी प्रकाशी पदार्थ, उसकी कुल मात्रा ल्यूमेन कहलाती है। मान के चलिए बल्ब भी उतना ही कर रहा है और एलईडी भी मान के चलिए उतना ही ल्यूमेन का फ्लक्स उत्पन्न कर रही है, तो इन दोनों में से किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए
एफिशिएंसी का मैंने अभी सूत्र बताया क्या होगा, आउटपुट शक्ति, आउटपुट जो फ्लक्स होगा वो बटे इनपुट शक्ति, यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटपुट फ्लक्स बटे में इनपुट शक्ति, फ्लक्स को काय में नापते हैं, ल्यूमेन में, ठीक है, जो मात्रक आएगा वो ल्यूमेन, और वाट बटे में वाट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर आउटपुट फ्लक्स कितना हो गया 800, यहाँ पे मैं मान रखता हूँ 800 का, ठीक है, बटे में इनपुट शक्ति कितनी है 100 वाट, कितनी है 100 वाट, तो मेरा मान कितना आ गया यहाँ पर 8 ल्यूमेन प्रति वाट आया, ठीक है। ये इसकी क्या निकली इफिशियंसी, यानी कि 8% निकली, कितनी परसेंट निकली 8%, किसकी, बल्ब की। अब यहीं अगर मैं एलईडी की बात कर लूं, देखिए यहीं अगर मैं एलईडी की बात कर लूं तो एलईडी का ल्यूमेन कितना है, ठीक है, एलईडी का आउटपुट फ्लक्स कितना है 800 बटे 12, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी निकलेगी, देखिए 1272 हो गया, ठीक है, बचा कितना 8, ठीक है, फिर 1272 66, मान के चलिए 67% निकली, कितनी निकली 67%। और देखिए 100 वाट का बल्ब लेके आया मैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी निकली 8%, वहीं में मात्र 12 वाट का बल्ब लेके आया, उसकी एफिशिएंसी कितनी निकली 67%। तो दोनों में से कौन बेहतर है, यहाँ पर दोनों में से एलईडी, इसीलिए क्या प्रायोरिटी किसको दी जाती है, एलईडी को दी जाती है। क्यों, क्योंकि वो उत्पन्न कर रही है कौन सा, बल्ब, और उतना ही प्रकाश एलईडी मेरा उत्पन्न। एफिशिएंसी किसकी, इसकी कितनी आई 8%, इसकी कितनी आई 67%। तो आप क्या यूज करेंगे ना एलईडी, क्योंकि 67% एफिशिएंसी है। हाँ थोड़ा सा महंगा आता है एलईडी, लेकिन आपको बिजली की बचत भी तो कर रहा है, ठीक है सर, 67% एफिशिएंसी और कहाँ 8% एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसीलिए घरों में अगर उपयोग करें तो एलईडी ही उपयोग करना चाहिए। तो ये होती है एफिशिएंसी, इस प्रकार से एफिशिएंसी को हम निकालते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है, आउटपुट फ्लक्स बटे इनपुट शक्ति, और परसेंट में ही निकलती है हमेशा एफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया प्रदीप्ति की या फिर इसके आउटपुट, ये एफिशिएंसी हो गई। चलिए इसमें कुछ पद और हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 3 चीजें और हमारी आती हैं इसमें, एक आता है अवशोषण गुणांक, ठीक है, पहला आता है अवशोषण गुणांक, दूसरा आता है परावर्तन गुणांक, तीसरा आता है हमारा पारेषण गुणांक। देखिए प्रकाश का जो प्रकाश होता है ना, वो 3 माध्यमों से होकर गुजरता है। सबसे पहला माध्यम होता है अवशोषण, दूसरा होता है परावर्तन, और तीसरा होता है पारेषण, ठीक है। देखिए सीधे सिंपल शब्दों में अवशोषण का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी वस्तु पर प्रकाश डाला तो उसने अवशोषित कर लिया। दूसरा परावर्तन, ठीक है, परावर्तन मतलब ये होता है कि अवशोषित करने के साथ साथ उसने अवशोषित ना करके उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि परावर्तित कर दिया दोबारा। और पारेषण का मतलब ये होता है कि अपने में से किसी और को दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा शॉर्ट में आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अवशोषण गुणांक के बारे में। देखिए मान के चलिए कोई वस्तु है यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इस पर मैंने यहाँ पर प्रकाश जैसे ही आपतित किया, ठीक है, इस वस्तु के ऊपर, तो इसने क्या किया, इसने कुछ प्रकाश अपने अंदर अवशोषित कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, कुछ प्रकाश अपने अंदर अवशोषित कर लिया और कुछ प्रकाश को इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर देखिए गुणांक हमेशा क्या होता है, एक अनुपात ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवशोषण गुणांक क्या होगा, अवशोषण गुणांक क्या होगा, अवशोषित, देखिए यहां पर जो अवशोषित प्रकाश है, अवशोषित प्रकाश बटे आपतित, जो मैंने इसको दिया था वो आपतित प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी अवशोषित जो प्रकाश इसने अवशोषित कर ले, सोख लिया, उसका अनुपात, और जो प्रकाश मैंने इसको दिया था ये वाला, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। चलिए दूसरा आता है परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक का भी सेम परिभाषा होगी। जैसे मान के चलिए मैंने किसी भी वस्तु के ऊपर प्रकाश दिया, ठीक है, आपतित प्रकाश दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, और इसने कुछ प्रकाश परावर्तित कर दिया, मतलब मुझे वापस दे दिया। तो जो परावर्तित कर दिया वो प्रकाश, और जो आपतित किया वो प्रकाश, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है, ठीक है। परावर्तन गुणांक मतलब जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश या प्रदीप्ति बोल सकते हैं, बटे आपतित प्रकाश,
ठीक है, आपतित प्रकाश, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन गुणांक यानी कि जो परावर्तित प्रकाश है वो और जो आपतित प्रकाश है वो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावर्तन गुणांक। अब आता है पारेषण। देखिए, मान के चलिए कोई पारेषण का मतलब ये होता है ट्रांसमिशन, यानी कि कोई चीज, कोई वस्तु है, कोई वस्तु अपने अंदर प्रकाश नहीं रख रही है, वो किसी और को ट्रांसमिट करती है, तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है। कौन सी कंडीशन? जब मैं कोई पारदर्शी वस्तु रखूं। कौन सी? पारदर्शी वस्तु रखूंगा, तभी जाकर के ऐसा ट्रांसमिट हो पाएगा। मान के चलिए मेरे पास एक कांच है, ठीक है, एक सिंपल सा कांच है जिसके मैं आर पार देख सकता हूं, ठीक है। अब इस कांच पे यहाँ पे मैंने प्रकाश जैसे ही डाला तो ये परावर्तित नहीं करेगा ना, परावर्तित नहीं, ये क्या करेगा? ये उसको ट्रांसमिट कर देगा। क्या कर देगा? उसको ट्रांसमिट कर देगा किसी अन्य वस्तु के ऊपर। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं कांच, यहाँ पर ये कांच है, पारदर्शी है, इसके आर पार देख सकता हूँ। यहाँ से मैंने बैटरी के माध्यम से इस पे प्रकाश डाला, ठीक है। जैसे ही मैंने इस बैटरी के द्वारा इस पारदर्शी कांच पर प्रकाश डाला तो ये पारदर्शी कांच इस प्रकाश को इस बोर्ड के ऊपर क्या करेगा? इस बोर्ड के ऊपर उसको ट्रांसमिट कर देगा। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? इसी को बोलते हैं पारेषण गुणांक, ठीक है। ट्रांसमिशन मल्टीफैक्टर, इसको फैक्टर बोलेंगे। किस प्रकार से बोलते हैं? जैसे यहाँ पर मैं जैसे इस पर डाला तो कुछ प्रकाश तो इस पर रहा, लेकिन कुछ प्रकाश इसने पारेषित कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया। तो कुल मिलाकर इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी? पारेषण गुणांक की। पारेषण गुणांक क्या होगा? ठीक है, देखिए पारेषण गुणांक मतलब यहाँ पर जो उसने ट्रांसमिट कर दिया, या जो ट्रांसमिट यानी पारेषित, जो उसका पारेषित प्रकाश है, पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, ठीक है। आपतित प्रकाश का गुणांक क्या होगा? का अनुपात क्या होगा? पारेषण गुणांक, यानी कि जो उसने ट्रांसमिट कर दिया वो, ठीक है, जो उसने ट्रांसमिट कर दिया उस प्रकाश और आपतित प्रकाश जो मैंने उसको दिया, उसका अनुपात क्या होगा? यहाँ पर पारेषण गुणांक हो। तो तीन प्रकार से यहाँ पर प्रकाश के गुणांक होते हैं। अवशोषण गुणांक होता है, परावर्तन गुणांक होता है और पारेषण गुणांक होता है। अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक इक्वल टू होता है अवशोषित प्रकाश की मात्रा बटे आपतित प्रकाश, ठीक है। परावर्तन गुणांक होता है, परावर्तन गुणांक इक्वल टू परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। और पारेषण गुणांक मतलब होता है, पारेषण गुणांक जो पारेषित जो प्रकाश है वो और आपतित प्रकाश, इन दोनों का अनुपात को कहते हैं पारेषण गुणांक। तो तीन प्रकार के हमारे गुणांक होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से प्रकाश हमारा किस किस माध्यम से होकर के जाता है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में इसी चैप्टर प्रदीप्ति के पार्ट 2 में, जिसमें हम और भी बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अध्ययन करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें चैप्टर से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, आपका अपना भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।